हेलो एवरीवन, वेलकम टू चैनल प्रभावी कंपटीशन। अब आज के स्टूडियो में बात करेंगे जो दृष्टि का क्विक बुक है ना, जनरल साइंस का, उसका साइंस एंड टेक्नोलॉजी का पोर्शन। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहला टॉपिक है इसमें हमारा स्पेस साइंस। स्पेस साइंस encompasses all of the scientific disciplines that involve space exploration and study of natural phenomena and physical bodies of outer space। तो हम स्पेस साइंस में क्या पढ़ते हैं, स्पेस के बारे में। ठीक है, चाहे उसका साइंटिफिक डिसिप्लिन हो या फिर पूरा एक्सप्लोरेशन वाला पार्ट हो, वो सब कुछ हम स्पेस साइंस में पढ़ते हैं। या फिर जितने भी नेचुरल फेनोमेना है लाइक सोलर एक्लिप्स, लूनर एक्लिप्स, ठीक है, तो ये कैसे होता है, कैसे टेक्नोलॉजी से रिलेटेड है, ये सब कुछ हम पढ़ते हैं स्पेस साइंस में। इट मेक्स अस लुक आउटवर्ड्स फ्रॉम आवर प्लेनेट टू द स्टार्स एंड बियॉन्ड। और यहाँ पे जो स्पेस साइंस में क्या करते हैं कि हम अपने प्लेनेट को छोड़ के, लाइक मतलब अर्थ पे हम लोग रहते हैं, ये हमारा प्लेनेट है, लेकिन इसके बियॉन्ड हम स्टडी करते हैं, लाइक अलग जो स्टार्स हैं हमारे सोलर सिस्टम में या जितने भी अदर प्लैनेट्स हैं उसके बारे में। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास है ऑर्बिट। तो एन ऑर्बिट इज़ अ रेगुलर एंड रिपीटिंग कर्व ट्रेजेक्ट्री ऑफ एन ऑब्जेक्ट इन स्पेस। तो ट्रेजेक्ट्री का मतलब क्या होता है, पाथ। तो ऑर्बिट क्या है, ऑर्बिट एक रेगुलर या रिपीटिंग कर्व्ड पाथ है जहाँ पे कोई ऑब्जेक्ट जो है वो रिवॉल्व करता है स्पेस में। एन ऑब्जेक्ट इन एन ऑर्बिट इज़ कॉल्ड अ सैटेलाइट। जो ऑब्जेक्ट जो ऑर्बिट में रिवॉल्व कर रहा होता है उसको हम लोग क्या कहते हैं, सैटेलाइट कहते हैं। इन आवर सोलर सिस्टम द अर्थ रोटेट्स अराउंड द सन एज डू द अदर 8 प्लैनेट्स। तो क्योंकि हम लोग जानते हैं जो सन है ना सोलर सिस्टम के सेंटर पे है और उसके जो अराउंड है वो बाकी जितने भी 8 प्लैनेट्स हैं वो रिवॉल्व करते हैं इंक्लूडिंग अर्थ। तो दे ऑल ट्रैवल ऑन और नियर ऑर्बिटल प्लेन एन इमेजनरी डिस्क शेप्ड सरफेस इन स्पेस। तो वो सब जो है वो एक ऑर्बिटल प्लेन में रिवॉल्व करते हैं, जैसे कि जो किस शेप का होता है, एक डिस्क शेप का होता है, कह सकते हैं सर्कुलर या एलिप्टिकल शेप का होता है। अबे हाउ एन ऑर्बिट इज़ फॉर्म्ड, ये ऑर्बिट जो है ना वो बनता कैसे है। तो ऑर्बिट्स आर द रिजल्ट ऑफ अ परफेक्ट बैलेंस बिटवीन द फॉरवर्ड मोशन ऑफ द बॉडी इन स्पेस लाइक अ प्लैनेट एंड द पुल ऑफ ग्रेविटी ऑन इट फ्रॉम अनदर बॉडी इन स्पेस सच एज द स्टार। तो ऑर्बिट का फॉर्मेशन कैसे होगा, क्योंकि कोई भी प्लैनेट अगर यहाँ पे है, अगर रिवॉल्व कर रहा है, ठीक है, तो इसके जो अंदर मतलब अंदर से भी एक फोर्स लग रहा होगा, उसको हम लोग बोलते हैं सेंट्रीपिटल फोर्स, और एक बाहर से भी फोर्स लग रहा होगा, ठीक है, उसको हम लोग बोलते हैं सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। तो इन दोनों के बैलेंस की वजह से ही है जो प्लैनेट एक फिक्स पाथ में घूम पाता है। और ये जो आउटर जो फोर्स है वो ग्रेविटी की वजह से होता है, और इनर जो फोर्स है वो भी एक्चुअली फॉरवर्ड मोशन की वजह से होता है। ठीक है, as per Newton's first law, an object in motion stays in motion with the same speed and the same direction unless acted upon by an external force। तो न्यूटन का जो फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन है, इसको हम लॉ ऑफ इनर्शिया भी कहते हैं। इसके अकॉर्डिंग क्या है कि कोई भी ऑब्जेक्ट अगर रिवॉल्व कर रहा है ना, इसका स्पीड अगर कांस्टेंट है तो वो स्पीड कांस्टेंट ही रहेगा अनटिल अनलेस कि हम उस पर कोई अदर एक्सटर्नल फोर्स एक्सर्ट ना करें। However, the gravity of another body in space pulls it in। लेकिन जो प्लैनेट जितने भी रिवॉल्व कर रहे हैं, सैटेलाइट्स जो भी हैं, वो अदर प्लैनेट्स के जो है वो उसको पुल करते हैं। ठीक है, when an object is released into space it follows a straight trajectory, but due to the gravity of second object like earth the object is pulled towards इट एंड द ट्रेजेक्ट्री अटेंस अ कर्व्ड शेप्स। तो जब भी कोई भी ऑब्जेक्ट को हम स्पेस में रिलीज़ करते हैं, स्पेस में भेजते हैं, तो उसका स्टार्टिंग में क्या होता है, वो स्ट्रेट पाथ में मूव करता है। लेकिन बाकी जो प्लैनेट्स स्पेस में है उनकी ग्रेविटी की वजह से ये जो अपना जो डायरेक्शन है वो चेंज करके वो एक मतलब स्फेरिकल या कह सकते हैं एलिप्टिकल जो ट्रेजेक्ट्री है, कर्व ट्रेजेक्ट्री को फॉलो करने लगता है। If the momentum of this object is too strong, the object with speed past the other one and not enter in an orbit around the second object। अगर जो भी ऑब्जेक्ट हमने सेंड किया है, ठीक है, उसका अगर मोमेंटम है वो काफ़ी ज़्यादा होगा, मोमेंटम ज़्यादा होगा इसका मतलब क्या, उसकी स्पीड काफ़ी ज़्यादा होगी, तो दूसरे जो ऑब्जेक्ट जो कि वहाँ पे रिवॉल्व कर रहे हैं उसके स्पीड को सरपास कर लेगा, फिर वो दूसरे ऑब्जेक्ट के ऑर्बिट में एंटर नहीं कर पाएगा। If momentum is much weaker than the pull of gravity, the object will be pulled in and crash। और अगर ऐसा भी हो कि मान लीजिए जो जिस मोमेंटम से हम किसी ऑब्जेक्ट को स्पेस में भेजे हैं, अगर उसके पास जो मोमेंटम वो काफ़ी कम हो, लाइक उसकी वेलोसिटी वो काफ़ी कम हो, तो वो क्या होगा, बाकी जो ऑब्जेक्ट है जिसकी ग्रेविटी की वजह से, स्पेस में जितनी भी ऑब्जेक्ट है उसकी ग्रेविटी की वजह से वो जो क्रैश हो जाएगा। ठीक है, When these forces are balanced, the object is always falling toward the other object। और जब ये फोर्स बैलेंस होता है तभी कोई जो ऑब्जेक्ट है वो एक फिक्स ट्रेजेक्टरी में मूव कर पाता है। नेक्स्ट ऑर्बिटल वेलोसिटी। तो ऑर्बिटल वेलोसिटी इज द वेलोसिटी नीडेड टू अचीव बैलेंस बिटवीन ग्रेविटीज पुल ऑन द सैटेलाइट एंड द orbital velocity is the velocity needed to achieve balance between gravity's pull on the satellite and
एंड द इनर्शिया ऑफ द सैटेलाइट मोशन। तो जो ये हमारे पास ये कोई भी अगर सैटेलाइट रिवॉल्व कर रहा है, ठीक है, तो वो क्या एक्चुअली में बैलेंस है। ऑर्बिट जो फॉर्म होता है वो बैलेंस की वजह से फॉर्म होता है, किसके किसके बीच में, उस सैटेलाइट का इनर्शिया और जो उस जिसमें रिवॉल्व कर रहा है उसके आसपास के प्लैनेट्स की ग्रेविटी पे। सैटेलाइट टेंडेंसी टू कीप गोइंग, दिस इज अप्रोक्सीमेटली 17,000 माइल पर आवर एट एन एल्टीट्यूड ऑफ 150 माइल्स। तो कोई भी सैटेलाइट जो है वो मतलब 17,000 माइल्स पर आवर के स्पीड से जाते हैं और इतनी हाइट पे 150 माइल्स की हाइट पे, मतलब जो कि 242 किलोमीटर के इक्विवेलेंट होता है। विदाउट ग्रेविटी द सैटेलाइट्स इनर्शिया वुड कैरी इट ऑफ इनटू स्पेस। अगर वहाँ पे कोई भी ग्रेविटेशनल फोर्स एक्ट नहीं करेगा, स्पेस में ग्रेविटी नहीं होगी, तो वो एक्चुअल में फिक्स पाथ में मूव ही नहीं कर पाएगा, वो क्रैश हो जाएगा। इवन विथ ग्रेविटी इफ़ द इंटेंडेड सैटेलाइट गोज टू फास्ट इट विल इवेंचुअली फ्लाई अवे। और अगर ऐसा भी होता है कि उसकी जो स्पीड है वो काफ़ी ज़्यादा हो जाती है, ग्रेविटी इसको बैलेंस नहीं कर पा रहा है, तो वो जो ऑब्जेक्ट है ना वो मूव करता रह जाएगा, ठीक है, स्पेस में। ऑन द अदर हैंड इफ सैटेलाइट गोज टू स्लोली ग्रेविटी विल पुल इट बैक टू द अर्थ। अगर ऐसा होता है कभी कि जो सैटेलाइट की जो स्पीड है वो काफ़ी कम है, तो जो ग्रेविटेशनल फोर्स है अर्थ की, वही उसको मतलब फिर से वापस रिट्रीट कर लेगी, कहाँ पे, अर्थ पे वापस, ठीक है। द ऑर्बिटल वेलोसिटी ऑफ सैटेलाइट ऑल्सो डिपेंड ऑन इट्स एल्टीट्यूड अबव अर्थ। तो जो भी ऑर्बिटल वेलोसिटी होगा किसी भी सैटेलाइट का, जो जिस स्पीड से वो अपने ऑर्बिट पे मूव कर रहा होगा, वो इस पर भी डिपेंड करता है कि वो सैटेलाइट जो है वो अर्थ से कितनी हाइट पे है। नियरर द अर्थ फास्टर द रिक्वायर्ड ऑर्बिटल वेलोसिटी। इन अदर वर्ड सैटेलाइट्स दैट हैव हायर ऑर्बिट्स हैव स्लोअर ऑर्बिटल वेलोसिटी। तो अगर कोई और ये सैटेलाइट जो है वो अगर अर्थ के नज़दीक है, उसकी जो वेलोसिटी होगी, ऑर्बिटल वेलोसिटी, वो ज़्यादा होगी। मतलब सैटेलाइट्स दैट हैव हायर ऑर्बिट्स हैव स्लोअर ऑर्बिटल वेलोसिटी। इसका मतलब ये हुआ कि जो सैटेलाइट अर्थ की सरफेस से, अर्थ की ऑर्बिटल प्लेन से दूर है, उसकी जो ऑर्बिटल वेलोसिटी होगी वो कम होगी। मोरेवर द हायर द ऑर्बिट द लॉन्गर द सैटेलाइट कैन स्टे इन ऑर्बिट। तो ऐसा यहाँ पे ये भी है कि जितना अधिक जो ऑर्बिट है वो हाई होगा ना, मतलब ऑर्बिटल प्लेन से, अर्थ के ऑर्बिटल प्लेन से जितना ज़्यादा हाई होगा, सैटेलाइट जो है वो उतने ही ज़्यादा टाइम तक हो जाए वो वहाँ पे ऑर्बिट में स्टे करेगा। एट लोअर एल्टीट्यूड अ सैटेलाइट रन्स इनटू द ट्रेसेस ऑफ अर्थ एटमॉस्फेयर विच क्रिएट्स ड्रैग। क्योंकि अगर वो लोअर हाइट पे रहता है कोई सैटेलाइट, तो उसमें अर्थ जो है वो अपना ड्रैग पुल फोर्स लगाती है, ठीक है। द ड्रैग कॉजेज द ऑर्बिट टू डिके अंटिल सैटेलाइट फॉल्स बैक इनटू द एटमॉस्फेयर एंड बर्न्स अप। और वो अर्थ जो है वो अपने ग्रेविटेशनल फोर्स के वजह से उस सैटेलाइट को वापस अर्थ में बुला सकती है, और इससे क्या होगा कि सैटेलाइट जो है डिस्ट्रॉय हो जाएगा, वो बर्न हो जाएगा। At higher altitude, the vacuum of space is nearly complete and there is almost no drag and a satellite can stay for centuries. जैसे एग्जाम्पल इसका मून। अगर कोई सैटेलाइट जो कि काफ़ी हाइट पे है अर्थ के कंपैरिजन में, अर्थ से काफ़ी हाइट पे है, उस पर कोई फोर्स नहीं लग रहा है, ठीक है, स्पेस में कोई फोर्स नहीं है एक्स्ट्रा, तो उस पर कोई ड्रैग फोर्स भी एक्ट नहीं करेगा और वो सेफली काफ़ी टाइम तक स्पेस में स्टे कर सकता है। जैसे कि एग्जांपल के तौर पे मून जो कि काफ़ी टाइम से वहाँ पे स्टे कर रहा है स्पेस में, क्योंकि ये जो है ना वो अर्थ से काफ़ी दूर है। अब है कि फॉर्मेशन ऑफ ऑर्बिट का कैसे फॉर्मेशन होता है। पहले तो जैसे ऑब्जेक्ट है, कोई भी ऑब्जेक्ट है वो जाएगा बहुत ही हाई मोमेंटम से, ठीक है, ग्रेविटी, और जैसे स्पेस में जाएगा तो ग्रेविटी जो है अट्रैक्ट्स द ऑब्जेक्ट टू द प्लैनेट। ग्रेविटी जो है वो प्लैनेट को अपने तरीके से मतलब अट्रैक्ट करेगी, ठीक है। ऑब्जेक्ट कंटिन्यूज टू ट्राई टू मूव फॉरवर्ड बट इज पुल डाउन बाय ग्रेविटी। लेकिन फिर भी क्योंकि वो अपना जो स्टेट है वो चेंज करना नहीं चाहेगा, तो वो चाहेगा कि हम जिस डायरेक्शन में जा रहे हैं उधर ही जाते रहें, ठीक है। ये फर्स्ट लॉ ऑफ न्यूटन है। तो वो लेकिन क्या होगा कि ग्रेविटेशनल फोर्स इतना ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होगा कि वो उसका पाथ चेंज हो ही जाएगा, ठीक है। द रिजल्ट इज़ अ बैलेंस ऑफ फोर्सेस पुशिंग द ऑब्जेक्ट आउट एंड पुलिंग इट इन मेकिंग अ सर्कुलर ऑर्बिट। और इससे क्या होगा कि जितने भी सैटेलाइट्स, जितने भी ऑब्जेक्ट हैं, वो मतलब इस ग्रेविटी को काउंटर नहीं कर पाएंगे, फिर धीरे धीरे पुश होते होते ये एक अपना ऑर्बिट फॉर्म कर लेंगे, सर्कुलर ऑर्बिट, ठीक है। अब है शेप्स ऑफ ऑर्बिट। तो ऑर्बिट्स कम इन डिफरेंट शेप। ऑर्बिट्स आर यूजुअली एलिप्टिकल विच मीन्स दैट दे आर एलिप्स सिमिलर टू एन ओवल। तो ऑर्बिट्स हैं, ऑर्बिट का शेप जो अलग अलग हो सकता है, लेकिन मैक्सिमम टाइम क्या होता है, जो ऑर्बिट्स का शेप होगा वो एलिप्टिकल होता है, ठीक है। एलिप्टिकल मीन्स कि ये ओवल शेप का होगा। फॉर द प्लैनेट्स द ऑर्बिट्स आर ऑलमोस्ट सर्कुलर। लेकिन अगर प्लैनेट के बारे में देखें तो प्लैनेट का जो ऑर्बिट होता है वो ऑलमोस्ट सर्कुलर होता है। द ऑर्बिट्स ऑफ कॉमेट्स हैव डिफरेंट शेप, दे आर हाईली इसेंट्रिक और स्क्वेस्ड। और जो कॉमेट्स हैं, जो अदर एस्ट्रॉयड मटेरियल हैं जो कि प्लैनेट्स के
मतलब प्लैनेट्स के अलावा जो सोलर सिस्टम में उसको कॉमेट्स कहते हैं, तो उनका जो शेप, उनका जो ऑर्बिट होता है वो काफ़ी सेंट्रिक होता है, इधर उधर फैला होता है। दे लुक मोर लाइक अ थिन एलिप्स देन सर्कल, और उनका जो ऑर्बिट होता है वो एलिप्स शेप का होता है, ठीक है, सर्कल के शेप का नहीं होता है। इन अ सर्कुलर ऑर्बिट द स्पीड ऑफ सैटेलाइट इज़ नॉट इम्पैक्टेड बाय ग्रेविटेशनल फोर्स बिकॉज द फोर्स इज ऑलवेज। तो यहाँ पे क्या बोलना चाह रहा है कि जो सर्कुलर ऑर्बिट है ना, वहाँ पे सैटेलाइट की जो स्पीड है ना वो ग्रेविटेशनल फोर्स से उतना अधिक इफेक्ट नहीं होगी, क्योंकि वो जो ग्रेविटेशनल फोर्स है, ग्रेविटेशनल फोर्स इज ऑलवेज परपेंडिकुलर टू डायरेक्शन ऑफ द मोशन ऑफ सैटेलाइट, क्योंकि जो ग्रेविटेशनल फोर्स एक्ट कर रहा है उस सैटेलाइट पे, उस प्लैनेट पे, वो हमेशा उसके मोशन के परपेंडिकुलर है। देयरफॉर द फोर्स चेंजेस द डायरेक्शन ऑफ द सैटेलाइट बट नॉट इट्स स्पीड। इसलिए जो भी ग्रेविटेशनल फोर्स वहाँ पे एक्ट हो रहा है वो उस सैटेलाइट का बस डायरेक्शन चेंज कर रहा है, उसका स्पीड को चेंज नहीं कर पाएगा। In an orbit of elliptical shape, the central body is not at the center. So, unlike uniform circular motion, the elliptical motion of a satellite is not characterized by a constant speed. जैसे कि अगर कोई भी प्लैनेट, कोई भी सैटेलाइट अगर ये एलिप्टिकल ऑर्बिट में अगर रिवॉल्व कर रहा हो, तो हम लोग जानते हैं इसका जो सेंटर होता है वो बीच में नहीं होता है। इसका मतलब ये जो इसका जो पूरा जो मोशन है सैटेलाइट का, वो पूरा कांस्टेंट स्पीड से वो नहीं हो पाएगा, ठीक है, वो यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन नहीं होगा। इन दिस केस द स्पीड ऑफ सैटेलाइट इज़ इम्पैक्टेड बाय ग्रेविटेशनल फोर्स। और इस केस में अगर किसी भी सैटेलाइट या प्लैनेट का जो पाथ है वो अगर एलिप्टिकल है, तो उसका जो स्पीड है वो इम्पैक्ट होगा किससे? ग्रेविटेशनल फोर्स से, ठीक है, क्योंकि जो बिकॉज देयर इज़ अ कंपोनेंट ऑफ फोर्स इन द डायरेक्शन ऑफ सैटेलाइट्स मोशन, क्योंकि फोर्स क्या है? फोर्स एक वेक्टर क्वांटिटी है, इसका कुछ ना कुछ कंपोनेंट जो होगा वो सैटेलाइट की मूवमेंट के डायरेक्शन में होगा। Such a component of force can cause the satellite to either speed up or slow down in addition to changing direction। और इसी फोर्स के कंपोनेंट के वजह से कभी कभी ऐसा हो सकता है कि वो सैटेलाइट को स्पीड अप कर दे, कभी कभी ये भी हो सकता है कि सैटेलाइट को क्या करे? स्लो डाउन कर दे, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास है पेरिहिलियन एंड एपिहिलियन ऑफ ऑर्बिट। Since the sun is not at the center of an elliptical orbit, the planet moves closer towards and further away from the sun as it orbits। क्योंकि सन जो है ना, कोई भी प्लैनेट अगर इसका ये ऑर्बिट है एलिप्टिकल ऑर्बिट, तो सन इस जगह पे है, ऐसा मान सकते हैं, ठीक है। सन जो है वो सेंटर पे नहीं है, और इस वजह से क्या होता है ना, प्लैनेट जो है वो कभी कभी क्लोजर मूव करता है सन से, कभी कभी उससे दूर मूव करता है। Similarly, the satellites that orbit Earth, including the Moon, do not always stay the same distance from the Earth। क्योंकि हम यहाँ पे देख सकते हैं, अगर यहाँ पे ये अर्थ ही है और ये अगर मून है, तो मून जो है वो कभी यहाँ पे डिस्टेंस काफ़ी ज़्यादा है और कभी क्या है? बहुत कम है। जब डिस्टेंस ज़्यादा होता है, इसको हम लोग क्या, इस कंडीशन को हम बोलते हैं, इस कंडीशन को हम क्या बोलते हैं? ये होगा ये एपिहिलियन, ठीक है। और पेरिहिलियन क्या होगा? जब काफ़ी क्लोजेस्ट होगा। अब पेरिहिलियन इज द पोजीशन ऑफ प्लैनेट इन द एलिप्टिकल ऑर्बिट अराउंड द सन वेयर द प्लैनेट इज क्लोजेस्ट टू द सन। तो पेरिहिलियन वो कंडीशन है जहाँ पे जो कोई भी प्लैनेट जो है ना वो सन से काफ़ी दूर है, मतलब काफ़ी नज़दीक है, ठीक है। और एपिहिलियन में क्या होगा? जहाँ पे प्लैनेट जो है एलिप्टिकल ऑर्बिट में वो सबसे दूर रहता है, ठीक है, सन से, तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे? एपिहिलियन कंडीशन। जो पेरिहिलियन क्या होगा? जो कि जहाँ पे सबसे ज़्यादा क्लोजेस्ट होगा। If an object orbits something other than sun, the terms perihelion and aphelion are not used। तो जो टर्म है पेरिहिलियन और एपिहिलियन वो तभी यूज़ करेंगे जब कोई भी ऑब्जेक्ट सन के अराउंड रिवॉल्व कर रहा होगा। फॉर एग्जाम्पल, एन ऑब्जेक्ट ऑर्बिटिंग द अर्थ लाइक द मून हैज़ अ क्लोज पॉइंट कॉल पेरिजी एंड अ फार पॉइंट कॉल एपोजी। तो वही जो दोनों पॉइंट्स है पेरिहिलियन और एपिहिलियन, अगर हम ऐसा मून के कंडीशन में लेंगे, अर्थ और मून के कंडीशन में, तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे? पेरिजी और एपोजी। द ऑर्बिटल वेलोसिटी ऑफ अर्थ इज़ मैक्सिमम एंड मिनिमम एट पेरिहिलियन। तो ऑर्बिटल वेलोसिटी जो होता है VO, ठीक है, अर्थ का, वो मैक्सिमम होगा कहाँ पे? पेरिहिलियन में, और मिनिमम कहाँ पे होगा? एपिहिलियन में। सिमिलरली द वेलोसिटी ऑफ सैटेलाइट इज़ मैक्सिमम एट पेरिजी एंड मिनिमम एट द एपोजी। इसी तरह से जो सैटेलाइट का वेलोसिटी है, ऑर्बिटल वेलोसिटी, वो मैक्सिमम होगा कहाँ पे? पेरिजी पे, और मिनिमम होगा कहाँ पे? एपोजी पे। अब यहाँ पे हमारे पास कंडीशन दिया हुआ है, लाइक जैसे कि यहाँ पे जो प्लैनेट है, लाइक अगर हम अर्थ के बारे में बात करें तो ये अगर सन है, तो ये जो काफ़ी दूर वाला कंडीशन है, ठीक है, तो ये क्या है? ये है एपिहिलियन, ये अर्थ का ऑर्बिट है। और ये नज़दीक वाला कंडीशन, उसको हम लोग क्या बोलते हैं? पेरिजी, ठीक है। ये अगर हम देखें अर्थ के रिस्पेक्ट में तो पेरिजी, अदरवाइज ये क्या है? पेरिहिलियन। और ये है, मतलब अगर ये अर्थ है, एक सेकेंड, अगर ये अर्थ है तो अर्थ के केस में ये होगा पेरिजी, और ये क्या होगा? एपोजी, ठीक है। ये अर्थ और मून का ऑर्बिट है, और ये सन और अर्थ का ऑर्बिट है।
नेक्स्ट बढ़ते हैं टाइप्स ऑफ ऑर्बिट ऑन द बेसिस ऑफ अल्टीट्यूड। अगर हम ऑर्बिट को क्लासीफाई करें ऑन द बेसिस ऑफ हाइट ऑन द बेसिस ऑफ अल्टीट्यूड, तो फर्स्ट आता है इसमें लो अर्थ ऑर्बिट, जिसको LEO कहते हैं। अ लो अर्थ ऑर्बिट लाइज एट एन अल्टीट्यूड रेंज बिटवीन 160 किलोमीटर टू 2000 किलोमीटर अबव द सरफेस ऑफ अर्थ। तो लो अर्थ ऑर्बिट हम तब कहेंगे जब कोई भी सैटेलाइट जो है वो अर्थ से 160 किलोमीटर से लेकर के 2000 किलोमीटर के हाइट पर हो, तो इसको हम क्या बोलेंगे कि सैटेलाइट का क्या है, लो अर्थ ऑर्बिट है। ऑब्जेक्ट्स दैट आर प्लेस्ड इन द लो अर्थ ऑर्बिट आर सब्जेक्ट टू एटमॉस्फेरिक ड्रैग। तो जो भी ऑब्जेक्ट्स को हम लो अर्थ ऑर्बिट में रखते हैं, ठीक है, जो कि मतलब हुआ कि ऐसा का मतलब ये हुआ कि जो सैटेलाइट जो है वो अर्थ के बहुत पास है ना, अर्थ से बहुत कम हाइट पे है, इसका मतलब उसको बहुत सारा एटमॉस्फेरिक ड्रैग, एटमॉस्फेरिक पुल भी बियर करना होगा। एटमॉस्फेरिक ड्रैग इज़ द एटमॉस्फेरिक फोर्स एक्टिंग अपोजिट टू द रिलेटिव मोशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट। अब एटमॉस्फेरिक ये फोर्स क्या होता है, या एटमॉस्फेरिक ड्रैग क्या होता है, ये एक फोर्स है जो कि किसी भी ऑब्जेक्ट को उसके मोशंस में रेसिस्ट करता है। मतलब अगर वो सैटेलाइट अगर आराम से घूम रहा है अपने ऑर्बिट में, तो वो उसके अपने एटमॉस्फेयर की तरफ उसको क्या करेगा, ड्रैग करेगा। बियॉन्ड 1000 किलोमीटर अबव द अर्थ सरफेस देयर इज़ अ वैन एलन रेडिएशन जोन। अगर हम अर्थ के सरफेस से 1000 किलोमीटर से ज़्यादा ऊपर जाते हैं तो वहाँ पे एक जोन आता है, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, वैन एलन रेडिएशन जोन। इट इज़ वेरी सेंसिटिव जोन filled with energetic charged particles from solar winds and cosmic rays that are captured by the Earth's magnetic field, leading to varying levels of radiation। तो ये जो जोन है एलन रेडिएशन जोन, ये काफ़ी सेंसिटिव जोन है और इसमें बहुत सारे इनर्जेटिक पार्टिकल्स होते हैं। ये इनर्जेटिक पार्टिकल्स होते हैं किसके हैं, सोलार विंड्स के, ठीक है, वो विंड्स जो कि सन की आउटर लेयर कोरोना से बाहर निकल रहा होता है। और ये जो सोलार विंड्स हैं इसको अर्थ का जो मैग्नेटिक फील्ड है वो कैप्चर कर लेता है, इस वजह से इसमें काफ़ी ज़्यादा हाई एनर्जेटिक लेवल्स ऑफ रेडिएशंस होते हैं। These highly charged particles pose a hazard to sensitive component of satellite subjected to this radiation belt। तो अगर कोई सैटेलाइट अगर इस मतलब कंडीशन में आ जाता है, इस अगर सिचुएशन को फेस करता है, तो जो इंपॉर्टेंट कंपोनेंट्स है सैटेलाइट के वो डिस्ट्रॉय हो सकते हैं इस रेडिएशन बेल्ट में आने के बाद। LEO is most commonly used for satellite imaging as being near the surface allows it to take images of higher resolution। तो LEO जो है लोअर अर्थ ऑर्बिट जो है वहाँ पे उस सैटेलाइट को वहाँ पे प्लेस करते हैं ताकि जो भी हमें सरफेस का जो भी अगर कुछ भी अगर इमेज लेना है तो वो अच्छे से आ जाए, काफ़ी हाई रेजोल्यूशन से आ जाए, इसलिए हम LEO का यूज़ करते हैं। द इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन इज़ ऑल्सो लोकेटेड इन LEO। तो इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन जो है जहाँ पे एस्ट्रोनॉट्स जो है जो वहाँ पे रह सकते हैं, ठीक है, इट्स लाइक मूविंग फ्लैग है ना, तो वहाँ पे वो LEO में ही है, मतलब लोअर अर्थ ऑर्बिट में ही है। एज इट इज़ ईजियर फॉर एस्ट्रोनॉट टू ट्रैवल टू एंड फ्रॉम ISS एट अ शॉर्टर डिस्टेंस। क्योंकि अगर वो काफ़ी नज़दीक रहेगा अर्थ की ऑर्बिट से तो वहाँ पे इजीली एस्ट्रोनॉट जो है वो ट्रैवल कर पाएंगे, ठीक है। सैटेलाइट्स इन दिस ऑर्बिट ट्रैवल एट अ स्पीड ऑफ अराउंड 7.8 किलोमीटर पर सेकेंड। तो जो भी सैटेलाइट लोअर अर्थ ऑर्बिट में होंगे उसकी जो स्पीड होती है वो 7.8 किलोमीटर पर सेकेंड होती है। एट दिस स्पीड अ सैटेलाइट टेक्स अप्रॉक्सीमेटली 90 मिनट्स टू सर्कल अर्थ। और जो भी सैटेलाइट इसके मतलब इस हाइट पे लाइक लोअर अर्थ ऑर्बिट में है तो उसको अर्थ के अराउंड रिवॉल्व करने में लगभग 90 मिनट्स का टाइम लगता है। मीनिंग द ISS ट्रैवल अराउंड अर्थ अबाउट 16 टाइम्स अ डे। इसका मतलब ये हुआ कि जो ISS है मीन्स इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन जो है वो अर्थ के अराउंड पूरे दिन में 16 बार घूमता है, ठीक है। अब इंडिविजुअल LEO satellites are less useful for tasks such as the telecommunication because they orbit very fast, making it difficult to track from ground stations। तो अगर हम LEO में मतलब लोअर अर्थ ऑर्बिट्स में सैटेलाइट्स को प्लेस करते हैं जो कि टेलीकम्युनिकेशन के लिए, तो वो उतना यूज़फुल नहीं हो पाएगा क्योंकि उसमें ग्राउंड स्टेशन से जो जितने भी रेडिएशंस उसको ट्रैक करना काफ़ी डिफ़िकल्ट होगा। Thus, communication satellites in LEO often work as a part of large combination or constellation of multiple satellites to give constant coverage। इस वजह से हम एक सैटेलाइट को प्लेस ना करके LEO में हम बहुत सारे सैटेलाइट्स को प्लेस करते हैं एक साथ ताकि हमारा जो टेलीकम्युनिकेशन है वो इजीली हो पाए मल्टीपल सैटेलाइट्स के हेल्प से। नेक्स्ट हमारे पास है मीडियम अर्थ ऑर्बिट जिसको हम लोग MEO भी कहते हैं। इट लाइज एट एन एल्टीट्यूड रेंज बिटवीन 2000 किलोमीटर टू 35,786 किलोमीटर अबव द सरफेस ऑफ अर्थ। तो वो सैटेलाइट जो कि अर्थ के सरफेस से 2000 किलोमीटर से लेके 35,786 किलोमीटर के हाइट पे होगा तो हम उसको क्या बोलेंगे कि वो किस में है, मिडिल अर्थ ऑर्बिट में है। इन MEO मतलब मिडिल अर्थ ऑर्बिट 2 मीडियम ऑर्बिट्स आर नोटेबल, द सेमी सिंक्रोनस ऑर्बिट एंड द मोलनिया ऑर्बिट।
तो जो इसमें MEO में मिडिल अर्थ ऑर्बिट में 2 मीडियम ऑर्बिट्स काफ़ी इंपॉर्टेंट हैं। वो कौन कौन से हैं? द सेमी सिंक्रोनस ऑर्बिट और मोलनिया ऑर्बिट। तो फर्स्ट है सेमी सिंक्रोनस ऑर्बिट। इट इज़ नियर सर्कुलर ऑर्बिट एट अबाउट 20,200 किलोमीटर्स अबव द अर्थ सरफेस। तो सेमी सिंक्रोनस ऑर्बिट के बारे में क्या है कि एक सर्कुलर ऑर्बिट होता है और ये अर्थ के सरफेस से 20,200 किलोमीटर्स के हाइट पे होता है। और सैटेलाइट एट दिस हाइट टेक्स 12 आवर्स टू कंप्लीट एन ऑर्बिट। तो ये सैटेलाइट, अगर किसी भी सैटेलाइट को अगर हम मिडिल अर्थ ऑर्बिट में रखते हैं, वो भी सेमी सिंक्रोनस ऑर्बिट में, तो ये अर्थ को एक बार रिवॉल्व करने में, मतलब एक कंप्लीट डे में, ठीक है, एक बार रिवॉल्व करने में उसको 12 आवर लगेगा। मतलब जो जितना हाफ द रोटेशन ऑफ अर्थ, मतलब जितना एक्चुअल में अर्थ को टाइम लगता है रोटेट करने में 24 आवर्स, उससे हाफ कम लगेगा, ठीक है। In 24 hours, the satellite crosses over the same 2 spots on the equator every day। मतलब कोई भी सैटेलाइट अगर MEO में सेमी सिंक्रोनस ऑर्बिट में है तो वो दिन में 2 बार जो है वो एक ही प्लेस को 2 बार वो मतलब घूम जाएगा, ठीक है, 2 बार रोटेट कर पाएगा। दिस ऑर्बिट इज़ कंसिस्टेंट एंड हाईली प्रेडिक्टेबल एंड यूज्ड बाय द ग्लोबल पोजिशनिंग सिस्टम सैटेलाइट। ये जो ऑर्बिट है MEO का, मिडिल अर्थ ऑर्बिट का, ये काफ़ी ज़्यादा प्रेडिक्टेबल है और इसको यूज़ किया जाता है GPS सिस्टम में, ठीक है। GPS मतलब ग्लोबल पोजिशनिंग सिस्टम, लोकेशन को ट्रैक करने के लिए, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास है मोलनिया ऑर्बिट। हमने देख लिया सेमी सिंक्रोनस ऑर्बिट, नेक्स्ट है क्या? मोलनिया ऑर्बिट। इट इज़ अ हाईली इलेप्टिकल ऑर्बिट यूज्ड फॉर ऑब्जर्विंग हाई लैटिट्यूड। तो ये जो है मोलनिया ऑर्बिट वो काफ़ी हाई ऑर्बिट होता है, हाई इलेप्टिकल ऑर्बिट अर्थ के सरफेस से। इसका हम यूज़ करते हैं जो हाई एल्टीट्यूड से किसी भी चीज़ को ऑब्जर्व करने के लिए। Satellites in a geostationary orbit are parked over the equator so that they do not work well for far northern or southern locations. This limitation is handled by putting satellites in Molniya orbit। तो जो भी सैटेलाइट, जितने भी जियो स्टेशनरी सैटेलाइट है, मतलब जिनका जो स्पीड है वो अर्थ के स्पीड के बराबर है, ठीक है, जियो स्टेशनरी सैटेलाइट उसको कहेंगे। और उसको इक्वेटर पे ना प्लेस करके, क्योंकि इक्वेटर पे अगर प्लेस करेंगे तो वो जो नॉर्दर्न पोल है और सदर्न पोल है उसके लिए वो अच्छे से काम नहीं कर पाएंगे। इस वजह से हम इसको काफ़ी हाइट पर प्लेस करते हैं और कहाँ पे इसको रखते हैं? मोलनिया ऑर्बिट में। Being a highly eccentric orbit, the satellites move very quickly when it is close to the Earth, and as it moves away, its speed slow। तो क्योंकि ये जो इतने भी सैटेलाइट्स मोलनिया ऑर्बिट में होते हैं, क्योंकि सैटेलाइट ये जो ऑर्बिट है वो इसेंट्रिक होता है, तो सैटेलाइट जो है वो बहुत फास्ट मूव करेंगे जब वो अर्थ के काफ़ी क्लोज होंगे, लेकिन जैसे जैसे अर्थ से दूर जाएगा उसका जो स्पीड है वो स्लो डाउन होते जाएगा। सो इट स्पेंड्स मोर टाइम एट द टॉप ऑफ इट्स ऑर्बिट फारदेस्ट फ्रॉम द अर्थ। क्योंकि इसका स्पीड जो है वो दूर में काफ़ी कम है तो वो अधिक टाइम वहाँ पे स्पेंड करेगा ना मूव करने में। और सैटेलाइट इन अ मोलनिया ऑर्बिट टेक्स 12 आवर्स टू कंप्लीट इट्स ऑर्बिट बट इट स्पेंड्स अबाउट 2/3 ऑफ दैट टाइम ओवर वन हेमिस्फीयर। तो कोई भी सैटेलाइट अगर है मोलनिया ऑर्बिट में तो वो एक ऑर्बिट पूरा कंप्लीट करने में अर्थ के अराउंड लगता है उसको 12 घंटे, ठीक है। उस 12 घंटे में 2/3 टाइम जो है वो मतलब एक ही हेमिस्फीयर में बिताएगा, ठीक है। In MEO, with the increase in altitude as compared to LEO, propagation delay will begin to creep into the transmission of signals. The power required to transmit the signal also increases। क्योंकि हम MEO में इसलिए कम्युनिकेशन सैटेलाइट को नहीं रखते हैं क्योंकि यहाँ पे जो भी रेडिएशंस है उसको सेंड करने में काफ़ी टाइम लग जाएगा, डिले हो जाएगा, ठीक है। इस वजह से, और ये जो सिग्नल्स को रिसीव करने में पावर भी जो लगेगा वो काफ़ी ज़्यादा लगेगा, इसलिए हम यहाँ पे इसको प्रीफर नहीं करते हैं। द पर्पस ऑफ मोस्ट ऑफ सैटेलाइट इन द MEO आर कम्युनिकेशन एंड नेविगेशन। तो जितने भी MEO में सैटेलाइट जितने भी रहते हैं, ठीक है, मिडिल अर्थ ऑर्बिट में, उन सब का जो काम क्या करते हैं, उस सैटेलाइट का मेनली यूज़ कहाँ पे होता है? कम्युनिकेशन में और नेविगेशन में। अभी हायर अर्थ ऑर्बिट HEO at about 36,000 kilometers from Earth's surface, a satellite enters a sort of sweet spot in which its orbit matches Earth rotation। जब हम किसी भी सैटेलाइट को 36,000 किलोमीटर ऊपर अर्थ के सरफेस से प्लेस करते हैं तो सैटेलाइट जो है वो जस्ट लाइक उसका जो ऑर्बिट होता है ना वो अर्थ के ऑर्बिट के बराबर हो जाता है और वो अर्थ के साथ साथ रोटेट करता है, ठीक है, अर्थ रोटेशन को वो मैच करता है। इसको हम लोग क्या बोलते हैं? स्वीट स्पॉट कहते हैं। As the satellite orbits at the same speed as the Earth rotation, the satellite seems to stay in place over a single longitude। क्योंकि सैटेलाइट जो है उसका जो रिलेटिव मोशन है
अर्थ के लॉन्ग वो ज़ीरो होता है, क्योंकि दोनों का स्पीड होता है वो सेम ही होता है, दोनों का ऑर्बिट भी सेम ही है। तो ऐसा लगता है ना कि दोनों जो है वो सेम लॉन्गिट्यूड पे रोटेट कर रहे हैं। दिस स्पेशल हाई अर्थ ऑर्बिट इज़ कॉल्ड जियोसिंक्रोनस। वो ऑर्बिट जिसका कि जो कि सेम स्पीड से अर्थ के साथ साथ एक ही ऑर्बिट में मतलब एक ही टाइप ऑफ ऑर्बिट में अगर रिवॉल्व कर रहे होते हैं तो हम उसको क्या कहेंगे, जियोसिंक्रोनस ऑर्बिट। ठीक है, अब हमारे पास द टाइम इट टेक्स फॉर द अर्थ टू रोटेट ऑन इट्स एक्सिस दैट इज अबाउट 24 आवर्स इज द सेम एज इट टेक्स अ सैटेलाइट इन जियोसिंक्रोनस ऑर्बिट। जैसे हम लोग जानते हैं कि अर्थ जो है वो अपने एक्सिस पर रोटेट करने के लिए 24 आवर्स टाइम लेता है। सेम अगर कोई भी सैटेलाइट अगर जियोसिंक्रोनस ऑर्बिट में है उसको भी सेम 24 आवर्स लगेंगे पूरा एक रोटेशन को पूरा करने में। This makes geosynchronous satellites particularly useful for telecommunications and other remote sensing application। इस वजह से जियोसिंक्रोनस ऑर्बिट जो है वो अर्थ के मतलब पूरा कह सकते हैं कि एक अर्थ का सेकेंड ऑर्बिट हो गया वो। ठीक है, तो इसलिए हम जितने भी सैटेलाइट्स हैं लाइक टेलीकम्युनिकेशन के लिए, वेदर फोरकास्टिंग के लिए, रिमोट सेंसिंग के लिए हम सैटेलाइट्स जो भेजते हैं वो हायर अर्थ ऑर्बिट में ही प्लेस करते हैं। इट इज़ ऑल्सो हेल्पफुल फॉर मॉनिटरिंग वेदर एंड सर्विलेंस ऑफ अ पर्टिकुलर एरिया ऑन अर्थ। तो एक कह सकते हैं कि लाइफ टाइम जो है पूरा सर्विलेंस के लिए हम इस सैटेलाइट को यहाँ पे भेजते हैं, वेदर सर्विलेंस के लिए भी हम इसको भेजते हैं। ठीक है, सैटेलाइट्स इन एन ऑर्बिट बियॉन्ड द स्टेशनरी ऑर्बिट 36 किलोमीटर हैव एन ऑर्बिटल period longer than 24 hours since Earth rotates at a faster speed. Satellites in such high orbits appear to be heading in opposite direction. तो जो भी सैटेलाइट 36,000 किलोमीटर से ऊपर होते हैं ना, उससे ज़्यादा हाइट पे होते हैं, तो ऐसा लगता है ना कि वो जो मतलब सैटेलाइट है, ठीक है, वो अर्थ की अपोजिट में मूव कर रहा है, क्योंकि अर्थ का जो स्पीड है ना उसके सामने स्लो हो जाता है इस वजह से। ठीक है, हमें टाइप्स ऑफ ऑर्बिट ऑन द बेसिस ऑफ एप्लीकेशन, हमने इसके बारे में पढ़ लिया, शेप के बारे में। ठीक है, उसके बाद एल्टीट्यूड के बेसिस पे अब नेक्स्ट क्या है कि हम किस ऑर्बिट का क्या एप्लीकेशन है, उस बेसिस पे हम अब ये ऑर्बिट्स को डिवाइड करेंगे। फर्स्ट है पोलर ऑर्बिट। सैटेलाइट्स इन पोलर ऑर्बिट्स यूजुअली ट्रैवल फ्रॉम नॉर्थ टू साउथ रेदर देन फ्रॉम वेस्ट टू ईस्ट। जो भी सैटेलाइट्स जो हैं वो पोलर ऑर्बिट में रिवॉल्व करते हैं, वो सैटेलाइट है वो नॉर्थ टू साउथ ट्रैवल करते हैं ना, वेस्ट टू ईस्ट ट्रैवल नहीं करते हैं। दस इन पोलर ऑर्बिट सैटेलाइट्स पास रफली अबव अर्थ नॉर्थ एंड साउथ पोल्स ऑन ईच रेवोल्यूशन। मीन्स अगर कोई भी सैटेलाइट अगर पोलर ऑर्बिट में रिवॉल्व कर रहा है तो वो जो पास करेंगे ना, वो करेंगे पास नॉर्थ और साउथ पोल को। ठीक है, वो भी रफली पास करेंगे। नेक्स्ट हमारे पास है polar orbits are a type of low earth orbit as they are at low altitude between 200 to 1000 किलोमीटर। तो हम पोलर ऑर्बिट ये एक लो अर्थ ऑर्बिट होते हैं, क्योंकि ये जो होता है ना, इनका एल्टीट्यूड जो होता है अर्थ के सरफेस से वो 200 से लेकर 1000 किलोमीटर्स के बीच में होता है। दिस ऑर्बिट्स आर यूज्ड फॉर अर्थ मैपिंग, अर्थ ऑब्जर्वेशन, वेदर फॉरकास्ट एंड नेविगेशन सैटेलाइट्स। और पोलर ऑर्बिट्स का हम यूज़ कहाँ पे करते हैं, फॉर द अर्थ मैपिंग। ठीक है, अर्थ ऑब्जर्वेशन सैटेलाइट के फॉर्म में, लाइक वेदर फॉरकास्ट में, इसके अलावा नेविगेशन मीन जीपीएस सिस्टम में। अब हमारे पास है सन सिंक्रोनस ऑर्बिट। ठीक है, सन सिंक्रोनस ऑर्बिट इज अ टाइप ऑफ पोलर ऑर्बिट सैटेलाइट्स इन एसएसओ traveling over the polar regions are synchronous with the sun, that is they are synchronized to always be the same fixed position relative to the sun। तो सन सिंक्रोनस ऑर्बिट से के नाम से लग रहा है कि ये जो सैटेलाइट्स होंगे ना इस ऑर्बिट में वो सन के साथ सिंक्रोनस होंगे। ठीक है, ये भी एक टाइप का पोलर ऑर्बिट ही होता है, और इस मतलब इस ऑर्बिट में जितने भी सैटेलाइट्स हैं वो पोलर रीजन में ट्रैवल करेंगे और वो सिंक्रोनस होंगे किसके साथ, सन के साथ। और इनका ये जो इनका सिंक्रोनाइजेशन होता है इस तरीके से कि वो हमेशा सन के रिलेटिव ही मूव करते हैं और सन के साथ हमेशा सिंक्रोनाइज्ड रहते हैं। द ऑर्बिटल प्लेन ऑफ द सैटेलाइट ऑलवेज रिमेन्स एट द सेम कांस्टेंट एंगल रिलेटिव द सन अर्थ लाइन ड्यूरिंग ऑल सीजन। और इस केस में क्या होता है कि जब भी जितने भी ऑर्बिटल प्लेन में सैटेलाइट्स हैं, ठीक है, वो हमेशा एक कांस्टेंट एंगल पे रहेंगे रिलेटेड टू द सन अर्थ लाइन। ठीक है, पूरे सारे सीजन्स में। दिस मीन्स डैट ऑल द सैटेलाइट्स ऑलवेज विजिट्स द सेम स्पॉट एट द सेम लोकल टाइम। इसका मतलब क्या होगा, जो सैटेलाइट्स यहाँ पे होंगे, ठीक है, एसएसओ में, वो हमेशा सेम स्पॉट को सेम लोकल टाइम में ट्रैवल करेंगे। फॉर एग्जाम्पल पासिंग द सिटी ऑफ मुंबई एवरी डे एट नून। एग्जाम्पल तौर पर देखिए, अगर कोई सैटेलाइट अगर इस एसएसओ में है ना, सन सिंक्रोनस ऑर्बिट में, अगर वो मुंबई को अगर 12 बजे अगर पास कर रहा है तो वो डेली जो है वो 12 बजे ही पास करेगा, क्योंकि वो सन के सिंक्रोनस है। दिस enables to monitor an area by taking a series of images of certain places across many days, weeks, months or even years।
तो ये जो है ये इस ऑर्बिट के सैटेलाइट्स के थ्रू हम ये मॉनिटर कर सकते हैं किसी एक पर्टिकुलर प्लेसेस के इमेजेस के हेल्प से कि वहाँ पे क्या एक्टिविटीज़ हो रही है. इट अलाउज साइंटिस्ट टू ट्रैक चेंजेस ओवर टाइम एंड इन्वेस्टिगेट चेंजेस इन वेदर पैटर्न्स. और यहाँ ये जो सैटेलाइट है, यहाँ इस ऑर्बिट सैटेलाइट्स जो हैं वो साइंटिस्ट को ये भी ट्रैक करने में हेल्प करते हैं कि कैसे वहाँ पे वेदर चेंज हो रहा है, ठीक है, कैसे वहाँ पे क्लाइमेट चेंज हो रहा है, ये सब पैटर्न को वो आइडेंटिफाई कर सकते हैं. नेक्स्ट है जियो स्टेशनरी ऑर्बिट, इसको जीएसओ कहते हैं. Geostationary orbits fall in the same category as geosynchronous orbit, but it is parked over the equator. तो geostationary ऑर्बिट जो है वो सेम है लाइक जियोसिंक्रोनस ऑर्बिट की तरह, ठीक है, क्योंकि जियोसिंक्रोनस का मतलब है कि अर्थ के साथ साथ, जियोस्टेशनरी का मतलब अक्सर रिलेटिव स्पीड जो होगा सैटेलाइट का वो जीरो होगा, ठीक है. लेकिन ये क्या होता है, इक्वेटर के ऊपर होता है. विद वाइल द जियोस्टेशनरी ऑर्बिट लाइज ऑन द सेम प्लेन एज द इक्वेटर, द जियोसिंक्रोनस सैटेलाइट्स हैव अ डिफरेंट इंक्लिनेशन, ठीक है. तो जियो स्टेशनरी ऑर्बिट जो है वो हमेशा इक्वेटर के साथ सेम प्लेन में होगा, ठीक है, लेकिन जियो सिंक्रोनस सैटेलाइट जो है वो हमेशा एक डिफरेंट इंक्लिनेशन में होगा तो सिंक्रोनस है, लेकिन उनका इंक्लिनेशन जो होगा वो डिफरेंट होगा. The satellites in the geostationary orbit has the same orbital period as the rotation of the Earth around its axis, making it appear stationary related to the fixed spot on the Earth. तो जो भी सैटेलाइट होंगे जियो स्टेशनरी ऑर्बिट में वो ऐसा लगेगा ना कि उनका जो ऑर्बिटल वेलोसिटी है वो अर्थ के रिस्पेक्ट में ज़ीरो है, ठीक है. और अगर जीरो है इसका मतलब क्या हुआ कि वो ऐसा लगेगा कि वो जो है ना वो मूव ही नहीं कर पा रहा है अगर हम अर्थ के किसी एक फिक्स्ड स्पॉट से उसको ऑब्जर्व करेंगे तो. दिस ऑर्बिट इज़ यूज फॉर प्रोवाइडिंग टेलीविज़न ब्रॉडकास्टिंग वेदर मॉनिटरिंग एंड कम्युनिकेशन सर्विसेज. तो इस जियो स्टेशनरी ऑर्बिट का हम यूज़ कहाँ पे करते हैं, टेलीविज़न ब्रॉडकास्टिंग में, वेदर मॉनिटरिंग में और कम्युनिकेशन सर्विसेज में. यहाँ पे हम देख सकते हैं कि जियो सिंक्रोनस और जियो स्टेशनरी का क्या मतलब हुआ. अगर जियो स्टेशनरी ऑर्बिट है तो वो क्या होगा, इक्वेटर के जस्ट एबव होगा इस तरीके से, ठीक है, और वो सेम जिस तरीके से अर्थ का ऑर्बिट है सेम ही होगा, ठीक. लेकिन ये जियो सिंक्रोनस जो है इसका जो होगा तो साथ ही ये भी सिंक्रोनस ही होगा, लेकिन इसका जो प्लेन ना इंक्लिनेशन जो है वो जो इंक्लिनेशन है, झुकाव जो है वो अर्थ के साथ वो डिफरेंट होगा बस, ठीक है. तो आगे बढ़ते हैं. नेक्स्ट है ट्रांसफर ऑर्बिट. तो ट्रांसफर ऑर्बिट्स आर द इंटरमीडिएट एलिप्टिकल ऑर्बिट्स दैट आर यूज्ड टू गेट अ सैटेलाइट और अदर ऑब्जेक्ट फ्रॉम वन ऑर्बिट टू अनदर. तो ट्रांसफ़र ऑर्बिट्स वो इंटरमीडिएट एलिप्टिकल ऑर्बिट है जिसका यूज़ किया जाता है कि एक सैटेलाइट से या एक ऑब्जेक्ट को दूसरे ऑर्बिट में शिफ्ट करने के लिए. अब हमारे पास पोलर ट्रांसफ़र ऑर्बिट, ठीक है, जिसको हम लोग पीटीओ कहते हैं. इट इज़ एन ऑर्बिट एट एन एल्टीट्यूड ऑफ अबाउट 100 किलोमीटर बिलो द पोलर और लो अर्थ ऑर्बिट. तो पोलर ट्रांसफ़र ऑर्बिट जो है ये 100 किलोमीटर्स या उससे कम हाइट पे होता है और ये पोलर ऑर्बिट ही है ना. Remote sensing satellites are launched into this orbit first and then using their own propulsion system, satellite lift themselves to the desired orbit. तो अगर हम रिमोट सेंसिंग सैटेलाइट्स की बात करें तो ये हमेशा इसी ऑर्बिट में लॉन्च किए जाते हैं, ठीक है. फिर ये अपना फोर्स, अपना प्रोपल्सन सिस्टम को यूज़ करके दूसरे ऑर्बिट में शिफ्ट होते हैं. नेक्स्ट है जियो स्टेशनरी ट्रांसफ़र ऑर्बिट. दिस ऑर्बिट इज़ लोकेटेड एट अ हाइट ऑफ अबाउट 200 किलोमीटर बिलो द जियो स्टेशनरी ऑर्बिट. तो जियो स्टेशनरी ट्रांसफ़र ऑर्बिट जो है ये इसमें क्या होता है कि ये जो ऑर्बिट है ना ये जियो स्टेशनरी ऑर्बिट के बस 200 किलोमीटर जो है उससे कम हाइट पे होता है. ZTO is a high eccentric orbit which transverse low orbit, Earth orbit and geostationary orbit. तो GTO जो जियो स्टेशनरी ट्रांसफ़र ऑर्बिट जो है ये इसेंट्रिक ऑर्बिट है और ये लो अर्थ ऑर्बिट और जियो स्टेशनरी ऑर्बिट के बीच में होता है, ट्रांजिशन का काम करता है. Geosynchronous satellites are first injected into a ZTO and then lift themselves using their own propulsion system to geostationary Earth orbit. तो जितने भी जियोसिंक्रोनस सैटेलाइट्स सबसे पहले इसको JTO में ही प्लेस किया जाता है. ये मतलब बाहर से एक्सटर्नल प्रोपल्सन सिस्टम का यूज़ करके फिर ये अपने खुद के प्रोपल्सन सिस्टम से जियो स्टेशनरी अर्थ ऑर्बिट में अपने आप को शिफ्ट करता है. नेक्स्ट है होमान ट्रांसफ़र ऑर्बिट. Named after German scientist Wolfgang Haumann, it is a fuel-efficient path of transferring a satellite or a spacecraft from Earth to an outer planet such as the Mars using the least propellant possible. तो होमान ट्रांसफ़र ऑर्बिट जो है इसका नाम पड़ा था जर्मन साइंटिस्ट वोल्फगैंग होमान के नाम पे. इट इज़ अ फ्यूल एफिशिएंट पाथ ऑफ ट्रांसफरिंग सैटेलाइट और अ स्पेस क्राफ्ट फ्रॉम अर्थ टू एन आउटर प्लैनेट सच एज मास यूजिंग द लीस्ट प्रोपेलेंट पॉसिबल. तो इस प्रोसेस में हम क्या करते हैं इस ऑर्बिट में कि हम कोई भी एक स्पेस क्राफ्ट को अर्थ से दूसरे प्लैनेट में भेजते हैं, वो भी बहुत ही लिस्ट प्रोपेलेंट फोर्स का यूज़ करके, ठीक है. लाइक अगर मार्स से भेजना है तो हम अर्थ से भेज रहे हैं तो
उसमें काफ़ी कम जो फ्यूल है वो लगेगा, काफ़ी कम प्रोपेलेंट फोर्स हमें यूज़ करना होगा, ठीक है। Hohmann transfer orbit is one half of an elliptic orbit that starts from the lower circular orbit Earth from where a satellite or spacecraft is launched and ends at a higher circular orbit that one targets to reach. तो होमान ट्रांसफ़र ऑर्बिट जो है वो उसका जो ऑर्बिट होता है ना वो जस्ट हाफ होता है एलिप्टिक ऑर्बिट का, और जो कि स्टार्ट कहाँ से होता है, लोअर सर्कुलर ऑर्बिट से, जिससे कि जहाँ पे कोई भी सैटेलाइट या स्पेसक्राफ्ट नॉर्मली मतलब लॉन्च होते हैं। फिर ये जो होमान ट्रांसफ़र ऑर्बिट है ये जाता कहाँ तक है, हायर सर्कुलर ऑर्बिट तक। जैसे कि अगर मार्स है तो मार्स क्या है, वो हायर सर्कुलर ऑर्बिट में आता है, ठीक है। तो इस तरीके से ये होमान ट्रांसफ़र ऑर्बिट जो है वो काम करता है। होमान ट्रांसफ़र ऑर्बिट वॉज यूज्ड इन मार्स ऑर्बिटर मिशन ऑफ इंडिया टू पुट स्पेस क्राफ्ट ऑन मार्स ऑर्बिट। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि अगर यहाँ पे ये पूछा जाएगा कि जब हमारा जो मार्स मिशन है ना, जिसको हम शॉर्ट में मॉम भी कहते हैं, मार्स ऑर्बिटर मिशन, इसको होमान ट्रांसफ़र ऑर्बिट का यूज़ करके ही इसको ऑर्बिट में प्लेस किया गया था, मार्स में प्लेस किया गया था, मार्स के ऑर्बिट में। अब यहाँ पर हम डायग्राम समझ सकते हैं कि होमान ट्रांसफ़र ऑर्बिट एक्चुअल में क्या होता है। अगर यहाँ पे मेरे पास ये अगर देख सकते हैं कि अगर यहाँ पे मेरे पास ये अर्थ का ऑर्बिट है, ठीक है, हमें अर्थ से भेजना है मार्स पे, ठीक है। तो पहले तो हम यहाँ इस तरीके से भेजेंगे और ये होमान ट्रांसफ़र ऑर्बिट के हेल्प से ये मार्स के ऑर्बिट में प्लेस हो जाएगा। तो आई होप आपको समझ में आया होगा। हम लोग आगे पढ़ेंगे सैटेलाइट्स के बारे में, ठीक है।